नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुल 30 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपके प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसमें क्या है? अधिगम में आसक्तता, मतलब वो अधिगम को सही से सीख नहीं पा रहा है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? किसमें? पढ़ने में। ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में पठन अक्षमता उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। पठन अक्षमता कम ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ये करता है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ये प्रदर्शित करता है बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चक्षासु स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? तो यह है डिसलेक्सिया से। किससे? डिसलेक्सिया से। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, ये कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। क्या? डिस्प्रेक्सिया। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती है? सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। प्रश्न संख्या 8, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो यह डिस्ग्राफिया का। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो यह कहता है अनुच्छेद 30 का। या अनुच्छेद 30(1). कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। समावेशित शिक्षा या समावेशन का मतलब होता है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न संख्या 13, समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। मतलब कैसे भी बच्चे रहें, विविध प्रकार के रहें, लेकिन सबको समान ट्रीटमेंट देना है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा है। सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? ये होती पृथक्करण की। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आवासीय विद्यालय खोलना। जो बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई लिखाई से, उनके घर में कोई समस्या होती है, तो आवासीय विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति, इस टाइप के विद्यालय।
सभी सभी के विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ये होता है समावेशी शिक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 18, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 19, सबको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करता है? स्वतंत्र अध्ययन में। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? तो जो विशेष रूप से हैं ज़रूरतमंद, उनको सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण विधि में। प्रश्न संख्या 23, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसे देखना जाना चाहिए संसाधन के रूप में। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 25 एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फोरम 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो समावेशी शिक्षा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा। लिंग जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। प्रश्न संख्या 28, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक है? लिंग जेंडर पक्षपात करना। जब इस तरह से कोई अध्यापक करता है वह मतलब कर रहा है पक्षपात। विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना। प्रश्न संख्या 30 है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो साथियों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, 30/30, मतलब टारगेट हमारा 30/30, 30 में से 30 सही करना है। तो आपको प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।